तो वर्ष 2023 भारत के लिए बहुत सारी उपलब्धियों भरा साल रहा है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दिशा में देखें, चाहे वो विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में देखें। अभी आपको पता है कि चंद्रयान 3 की सफलता ने हमारे देश को, हमारे देशवासियों को गौरवान्वित किया है। इसके बाद भारत ने अपना पहला सोलर मिशन, जो सौर मिशन है आदित्य, उसको भी सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया है। अब जल्द ही जो है सूर्य के बारे में जितनी भी जानकारियाँ होंगी वो हमारा सोलर मिशन हमें बताएगा चंद्रमा को लेकर के। तो देखिए, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण, जो इस ग्रह के आसपास इस गैलेक्सी के हिस्से हैं, और भी बाकी मंगल मिशन पे भी काम चल रहा है। तो एटलीस्ट भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत प्रगति कर रहा है। उसी दिशा में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दिशा में भारत में इस बार का G20 हो रहा है, और G20 इसी सितंबर माह में हो रहा है आपका 9 से 10 सितंबर, मतलब अब आपकी डेट आई गई, 9 से 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है। और G20 शिखर सम्मेलन किस तरीके से भारत के लिए बहुत खास है, इसको थोड़ा सा मैं आपको बहुत शॉर्टकट में समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले ये समझिए कि G20 जितने भी देश हैं, ये इसमें दोनों प्रकार के देश सम्मिलित हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी भी है और डेवलपिंग इकोनॉमी भी है ना। इसमें G7 के सदस्य भी सम्मिलित हैं। टोटल 20 देशों का समूह है, इस कारण से इसको G20 कहा जाता है। 19 प्लस यूरोपीय यूनियन, मतलब एक बहुत बड़ा आकार है इसका। और दुनिया की लगभग 60% आबादी G20 देशों में रहती है। वैश्विक जीडीपी का 80% G20 देशों के पास है। वैश्विक व्यापार का 75% G20 देशों के पास है। ये मंच बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है। क्यों? क्योंकि इसमें विकासशील और विकसित दोनों देशों का एक साझा मंच के तौर पे इसको देखा जा सकता है। बना क्यों था? 1999 के दशक में जब वित्तीय संकट आया और उसमें एशिया बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, दक्षिण पूर्व एशिया भी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। इसी दौरान जो है इस मंच का जो है सृजन किया गया। और इसमें टोटल सदस्य देशों की संख्या की बात कहें, मैं आपको अभी बताता हूं और इस बार बताता हूं कि सारे के सारे लगभग सम्मिलित हो रहे हैं। ये है G20 के सदस्य देश, ठीक है। ये आप मानचित्र से देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा लैंड एरिया है G20 देशों के पास, कितनी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। इसमें अमेरिका भी सम्मिलित है आपका, ठीक है, कनाडा भी सम्मिलित है, मैक्सिको भी सम्मिलित है, पूरा उत्तरी अमेरिका आप देखिए इसमें सम्मिलित है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील और अर्जेंटीना, ये दो बड़े स्टेट, दो बड़े देश सम्मिलित हैं आपके दक्षिणी अमेरिका से। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका सम्मिलित ही हैं। यूरोप में देखिए आपका यूरोपीय यूनियन तो सम्मिलित ही है, लेकिन देखिए यूके है, फ्रांस है, स्पेन है, जर्मनी है, इटली है, ये भी आपके सम्मिलित हैं। आप समझिए, ये जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये सारा, ये जितने भी देश येलो कलर में हैं, ये सब इसके हिस्से हैं। तो अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चीन है, यूरोपीय यूनियन है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, मैक्सिको है, रूस है, सऊदी अरब है, दक्षिणी अफ्रीका है, कोरिया गणराज्य है, तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो यहाँ पे आप देखें तो सारा का सारा पूरा कंप्लीट जितने भी हमारे महादेश हैं, महाद्वीप हैं, सभी महादेशों के देश जो है इसमें सम्मिलित है, ठीक है। बड़ी इकोनॉमी का, ठीक है, और इसमें बहुत सारे देशों को आमंत्रित भी किया जाता है। अध्यक्षता भी प्रत्येक वर्ष जो है इसके सदस्यों के बीच में चक्रीय रूप से घूमती जाती है। तो अब ये सदस्यता आई है भारत के पास, पहली बार आई है भारत के पास, ठीक है, भारत के पास। इससे पहले इंडोनेशिया के पास थी, अब आई है भारत के पास, समझ रहे हैं। तो भारत के पास जो है आपकी G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता आ चुकी है। और G20 का शिखर सम्मेलन इस बार बहुत खास क्यों होने वाला है, एक बार मैं थोड़ा सा आपको क्रम से बताता हूं। देखिए, अभी आपको पता है कि बहुत सारे संकट हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, आप देखेंगे तो पूरा विश्व कई सारे संकटों से गुजर रहा है, गुजर भी चुका है। कोविड-19 का संकट है ना, लगभग टल चुका है, लेकिन इसके बाद भी अर्थव्यवस्थाएं अभी भी उसके प्रभाव को अभी भी झेल रही हैं। कोविड का जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है जिसे कहेंगे, वो अभी लगभग सारे के सारे देश आपके झेल रहे हैं। इसके बाद यदि हम बात करें वर्तमान में और क्या क्या समस्याएं, जितनी भी बहुपक्षीय प्रतिबद्धताएं हैं, जितने भी समझौते हुए थे, लगभग लड़खड़ा रही हैं।
चाहे वो दक्षिण चीन सागर का विवाद वाला मुद्दा हो, चाहे वो व्यापार को लेकर ट्रेड वार हो, चाहे आपसी सहयोग को लेकर के हो। दुनिया में कई सारे देशों में शासन प्रक्रिया, शासन व्यवस्थाएं भी अव्यवस्थित हो रही हैं। तो वर्तमान की सबसे बड़ी जरूरत है कि संस्थागत कुछ नवाचार हो, इनोवेशन हो, और ऐसे में G20 एक बहुत महत्वपूर्ण मंच के तौर पे देखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, अभी वर्तमान में चाहे WTO को लेकर आप देखिए, जिस तरीके से ट्रेड वार छिड़ा हुआ है अमेरिका और चाइना के बीच में, भारत और चाइना के बीच में, तो आप पाएंगे कि WTO धीरे धीरे अपनी अप्रासंगिकता, अपनी जो उसकी प्रासंगिकता है समाप्त हो रही है। रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो रूस यूक्रेन युद्ध में आप पा रहे होंगे कि इस समय जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका भी महत्व थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, चाहे WHO हो, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, है ना। इसके अलावा आप देखिए जितने भी बड़े बड़े मंच हो, चाहे G7 को भी देखिए, इतना महत्व तो नहीं है, चीन है ही नहीं उसमें, तो लगातार मजाक उड़ाया जाता है उस अर्थव्यवस्था का। चीन रूस के बीच में आपस में जो है एक तरीके का जो एक अच्छे, मतलब आपस में अभी चूंकि यूक्रेन युद्ध चल रहा है तो रूस को भी चीन की आवश्यकता है। भारत और अन्य देशों के बीच में जैसे पाकिस्तान का मुद्दा, आतंकवाद का मुद्दा है, तो संयुक्त रूप से जितने भी वैश्विक एजेंडे हैं उन एजेंडों में इस समय थोड़ा स्थिति बहुत अलग चल रही है। कई कारण है, एक तो आपका यूक्रेन संकट है, यही है, कोविड का मुद्दा है, वित्तीय प्रतिद्वंद्विता है, अमेरिका और चीन अपने प्रभुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने आप को विस्तारित करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए नाटो प्लस की भूमिका अब आ चुकी है। नाटो प्लस में भी भारत को लेकर के भी कई सारी बात आज चलती है। नाटो के कई सारे विस्तार कर रहे हैं, तो अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहे हैं, सैन्य शक्ति को बेहतर बना रहे हैं। तो वर्तमान में वैश्विक भलाई की स्थिति नहीं है, विचारों का टकराव लगातार हो रहा है। कोई कह रहा है तीसरा वर्ल्ड वार हो जाएगा, कोई कह रहा है कि अर्थव्यवस्थाएं तहस नहस हो जाएंगी। ऐसी कई सारी बातें जो है जहन में इस समय चल रही हैं। ऐसे में इस बार का G20 शिखर सम्मेलन अपने आप में बहुत खास है, जो कि भारत के संदर्भ में हो रहा है। अभी आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग का संकट तो है ही है, तो अब जरूरत है एक नए वैचारिक ढांचे की आवश्यकता है, नए तरीके से पूरे विश्व को गढ़ने की आवश्यकता है। और ऐसे में ये G20 समिट जो आपकी हो रही है भारत में, अपने आप में बहुत खास हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ मुद्दे बता रहा हूं, मुद्दे गिना रहा हूं जो आपको ध्यान में रखना होगा कि इनको नए तरीके से सोचना होगा। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है जलवायु परिवर्तन का। सभी देश जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे में एक ही साथ हैं, मतलब यदि जलवायु परिवर्तन होगा सबको नुकसान है, ऐसा थोड़ा है किसी एक को, तो एक सामान्य चिंता का विषय है। तो एक बार फिर से जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को हमें सुलझाना होगा, उसके लिए G20 एक बड़ा मंच है और भारत की अध्यक्षता में इस बार जो है इसको लेकर के भी कार्य योजना बनाई जाएगी। दूसरा मुद्दा जो है, जितनी भी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, विकासशील देश हैं, अब ये कई सारी चीजों को लेकर के ये भी जूझ रही हैं। कोई टेक्नोलॉजी से जूझ रही है, कहीं पर जो है आर्थिक संकट आ गए हैं कोविड के कारण से। तो ऐसे में इन समस्याओं को भी मिल करके निदान निकालने की आवश्यकता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ब्रिक्स को देख रहे हैं, 5 डेवलपिंग इकोनॉमी हर एक कॉन्टिनेंट से इसमें जुड़ चुकी है। ब्रिक्स में आपका चाहे भारत हो, चीन हो, चाहे आपका ब्राजील हो, है ना, रूस हो, दक्षिणी अमेरिका हो, तो ये जितने भी दक्षिणी अफ्रीका हो, जितने भी देश हैं, तो कहने का मतलब यह है कि ब्रिक्स जैसा संगठन जो है, अब G20 शिखर सम्मेलन में भी ये सारे देश हैं, जितने भी ब्रिक्स के देश हैं वो सारे G20 में भी हैं। तो ऐसे में चाहिए कि G20 को यदि हम बहुत महत्वपूर्ण और मजबूत बना देंगे और ब्रिक्स का भी सहयोग लेंगे, ब्रिक्स कंट्रीज को भी साथ में लेकर के चलेंगे, तो इससे भी अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी और बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। इसके अलावा मानव अधिकारों को लेकर के बात होनी चाहिए, है ना, मानव अधिकारों को लेकर एक आम सहमति का निर्माण होना चाहिए। आर्थिक और सामाजिक सुधारों के विषय में बात होनी चाहिए। लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार की बात होनी चाहिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को और विविध करने की बात होनी चाहिए। जिन देशों को निवेश की आवश्यकता है उनमें निवेश उपलब्ध कराने की बात होनी चाहिए। ऐसे करके कई सारे मुद्दों को लेकर डिस्कस कर सकते हैं। अब नई ऊर्जा की बात भी और अल्टरनेटिव एनर्जी की बात चल रही है, सोलर एनर्जी की बात चल रही है, या फिर जो भी आपके नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं उन स्रोतों की बात चल रही, तो उनको बढ़ाने में समर्थन करना चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में भी प्रयास करना चाहिए। ठीक है,
और इसके बाद जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो यूक्रेन जैसा देश जो कि तबाह हो चुका है, वैसे युद्ध में सभी देशों को नुकसान पहुंचता है, बट ये देखा जाए तो अभी भी पड़ला रूस का भारी है। तो ऐसे में वहां पर जैसे ही युद्ध समाप्त होता है उसके बाद वहां के लोगों की जीवन शैली में, खुदरा क्षेत्र में शहरी नौकरियों का सृजन, उच्च उत्पादकता निर्माण, जलवायु परिवर्तन, इन सब के बारे में हमें ध्यान में रखना होगा। डिजिटल सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमता को बढ़ाने की दिशा में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की क्षमता बढ़ाने की दिशा में, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सहयोग करने की दिशा में, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की दिशा में और वैश्विक वित्तीय लेन देन की दिशा में काम करना होगा। तो इस प्रकार से G20 शिखर सम्मेलन जो इस बार भारत में हो रहा है वो बहुपक्षीय व्यवस्था को फिर से पुनर्जीवित कर देगा, पुनर्जीवित करके फिर से उसको एक बेहतर केंद्र में लाने का प्रयास करेगा। इसलिए G20 शिखर सम्मेलन भारत के लिए बहुत खास इस बार बनने जा रहा है, ठीक है। और निश्चित तौर पे बहुत ही सकारात्मक परिणाम हमें अभी इस सम्मेलन से देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझने का प्रयास करिए, जो G20 शिखर सम्मेलन है, यहाँ पर सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है रूस यूक्रेन युद्ध है, ठीक है, क्योंकि अभी तक इसको लेकर कोई समाधान नहीं निकाला गया है। और ऐसे में जो है इस सम्मेलन में इस मुद्दे को लेकर क्या डिस्कशन होते हैं ये देखने वाली बात रहेगी, ठीक है। अभी एक बार मैं आपको वेबसाइट के थ्रू ये दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन से देशों के प्रमुख हैं जो कि सम्मिलित हो रहा है। पहली बात ध्यान रखिएगा, ये जो आपका G20 शिखर सम्मेलन है नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, डेट है 9 और 10 सितंबर 2023 को आयोजित हो रहा है। और इसी कारण से दिल्ली में आने वाले समय पे 8, 9, 10 3 दिनों का एक तरीके से सामान्य लॉकडाउन जैसी स्थिति बनने जा रही है। आप लोगों ने लॉकडाउन से सभी परिचित हैं, कुछ वैसी स्थिति जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, मोस्ट एसेंशियल चीज़ों को छोड़ करके बाकी सभी चीज़ों को, सभी गतिविधियों को, सरकारी जितने भी आपके संस्थान हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सबकी छुट्टी दी जा रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पर विश्व के बहुत ही गणमान्य लोग सम्मिलित होंगे। ये आप देख रहे हैं, ये लिस्ट है। मैं यहाँ पे एक बार सबके नाम लेता हूँ, इससे आपका थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी अच्छा हो जाएगा। ये आपके अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं अल्बर्टो इस समय फर्नांडीज साहब, ये भी आएंगे। ये कौन कौन आ रहा है एक बार यहाँ पे देखते जाइएगा, स्क्रीन में आपके आएंगे। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज ये आने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ये आने वाले हैं, ठीक है। ये हैं ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो, ये आने वाले हैं। ये ऑफिशियल साइट से मैं आपको G20 की दिखा रहा हूँ। इसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री आने वाले हैं जस्टिन ट्रूडो, ये आने वाले हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आने वाले हैं भारत। इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो आने वाले हैं भारत। ये आप देखिए जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज, ये आने वाले हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अध्यक्षता में रहेंगे, ठीक है, मेजबानी में रहेंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो आने वाले हैं। इससे पहले कार्यक्रम आपका इंडोनेशिया में था, 17वां जो आपका था, अब ये। इसके अलावा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी आने वाली हैं। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, ठीक है, ये आएंगे। मेक्सिको के राष्ट्रपति अंद्रेस मैनुअल, ये आएंगे। इसके बाद कोरिया गणराज्य जो दक्षिण कोरिया है वहां के राष्ट्रपति हैं यूसुक येओल, ये भी आएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर के अभी भी कयास लग रहे हैं, ठीक है। और ये जो है अभी जैसे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वहां के इनसे वो नहीं आए थे, ठीक है। सऊदी अरब के किंग है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, ये इनका आगमन होगा। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जो है आपके सिरिल रामाफोसा, ये आएंगे। अभी ब्रिक्स में इन्होंने, दक्षिण अफ्रीका में ही था आपका ब्रिक्स। तुर्की के राष्ट्रपति सेपिल तैयब अर्दोगान आएंगे। इसके बाद जो है आपके यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक साहब आएंगे, ठीक है। तो समझिए कितने बड़े स्तर पे जो गणमान्य हैं उनका आगमन है, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। और ये और है अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे बाइडेन साहब आएंगे, जोसेफ आर बाइडेन जूनियर। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष भी आएंगे क्योंकि यूरोपीय संघ भी इसका हिस्सा रहता है, चार्ल्स मिशेल साहब यहाँ पर आएंगे। यूरोपीय संघ के यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, यूरोपीय परिषद अलग है, यूरोपीय आयोग अलग है। तो यूरोपीय परिषद के जो अध्यक्ष हैं चार्ल्स मिशेल, वो आएंगी। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष यूरोपीय आयोग के उर्सुला वान डेर लियेन आएंगे। तो इतने लोगों का आगमन है G20 शिखर सम्मेलन पर। आप लोग यदि ये लिस्ट देखना चाहते हैं तो G20 की ऑफिशियल साइट है www.g20.org, तो आप इसमें भी जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इन डिटेल में, हर एक बात यहाँ पर दी गई है, ठीक है।
तो यहाँ पर मेरी बात चल रही थी कि G20 शिखर सम्मेलन इस बार भारत के लिए खास क्यों होने वाला है। ये प्रगति मैदान पे होगा प्रोग्राम, ठीक है, प्रगति मैदान पे होगा। तो भारत जो है आपका कई सारे मुद्दों पे, चाहे नए वैचारिक ढंग से चीज़ों को समझने की बात हो, चाहे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात हो, डिजिटल सूचना प्रौद्योगिकी की बात हो, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग की बात हो, सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा हो, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा की बात हो, वित्तीय लेन देन के सुधार की बात हो, इन सभी चीज़ों पे भारत जो है एक बहुत ही शानदार तरीके से इस पूरे समिट पर मुद्दों को रखने का प्रयास करेगा और इस समिट पे मुद्दों को सुलझाने का प्रयास भी भारत के द्वारा किया जाएगा। तो एक बड़े मंच के तौर पे देख सकते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान पे ये मंच आपका है, ठीक है। तो G20 शिखर सम्मेलन पे आगे क्या होता है, इसको लेकर के हम आने वाली क्लास पे भी देखेंगे, चर्चा करेंगे। और